बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा। जब आपके पास मोटरसाइकिल हो तो आप एक दुकान पर जाते हैं उसकी ट्यूनिंग करवाने के लिए। तो कारीगर क्या करता है, जल्दी से एक ट्रे उठाकर लाता है जिसमें उस मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करने के लिए जो इम्पोर्टेंट औजार होते हैं वो इकट्ठे किए होते हैं। कोई प्लास, कोई थोड़ी, कोई पेचकस, इस तरह की चीज़ें एक ट्रे में इकट्ठी की होती हैं। वो एक बारी पास रख लेता है और फिर उसको खोलना शुरू कर देता है और पूरी ट्यूनिंग मुकम्मल करने के बाद वो औजार साइड पे रख देता है। इन औजारों की अहमियत वो सबसे ज़्यादा जानता है जो कारीगर है। अब इन औजारों की क्या अहमियत है, इसी हवाले से आज मैं आपको एक लॉजिक पेश करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें उसकी इम्पोर्टेंस, उसका इस्तेमाल, उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो सारी मालूम हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर वो दोबारा भूलती नहीं है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा। कुछ करिकुलम्स में, कुछ सिलेबस में कहीं पे ये 8th क्लास में स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन, और कहीं पे 9th में स्टार्ट होता है, और कहीं पे 10th क्लास में स्टार्ट होता है, 11th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है। और जब तक आप पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं आप मैथमेटिक्स ही पढ़ें, मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंसेस में, इवन कि आप बिज़नेस फील्ड्स में भी जाते हैं, बिज़नेस फील्ड की स्टडी भी करते हैं, तो वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से आपका किसी न किसी सूरत में पाला पड़ता है। आप किसी भी स्टडी ऑफ एरिया में चले जाएं, इकोनॉमिक्स में चले जाएं, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई हुई है, मैक्रो भी पढ़ाई हुई है। आप इकोनॉमिक्स में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको इससे पाला पड़ता है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो 10th क्लास में या 9th क्लास में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो पहले 10th क्लास का आपको बता दूं। 10th क्लास में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग, या सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का निकालना हो तो आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करते हैं, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 10th क्लास में आप फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म ब्रेकिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ये हमारा मेन टॉपिक होगा, फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। जब एक बच्चा हिफ्ज़ करके आता है किसी भी मदरसे में से, तो उसने 5-6 साल लगाए होते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हफ़ाज़ इकराम को मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के अंदर उनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश और मैथमेटिक्स में इस लेवल पे ले आता हूँ कि उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता और वो 90% प्लस परसेंटेज में मार्क्स लेते हैं। जो हफ़ाज़ इकराम मेरा लेक्चर सुन रहे हों और मेरे से पढ़ चुके हों पहले, वो लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर बच्चे 9th में भी करके आए होते हैं लेकिन उनको नहीं अच्छे तरीके से आता, इसमें वो अक्सर गलतियां करते हैं। 10th क्लास में भी करते हैं, कुछ 8th क्लास में भी इस करिकुलम्स में करवाया जाता है। आगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अक्सर बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि इनको मिडल टर्म ब्रेकिंग अच्छे तरीके से नहीं आती, तो उसको हम फिर 2-3 दिन मिडल टर्म ब्रेकिंग पे लगवाते हैं और पूरा उसको समझाते हैं। तो आज आपको मैं इस लेवल से लेकर चलूँगा कि आप लोग उसका स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि उस बंदे को या उस स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले हम आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस काम से रिलेटेड होंगी। जब किसी काम से रिलेटेड उसकी छोटी छोटी प्रीवियस नॉलेज वाली चीज़ें डिस्कस कर ली जाएं तो बच्चों के लिए आसानी होती है समझने में। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ अगर रहें तो आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह इस लेक्चर को करने के बाद कभी ज़िंदगी में आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मिडल टर्म ब्रेकिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से हो जाती है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें आपकी कोई मिस्टेक ना हो, इंशाल्लाह मैं उस तरफ आपको लेकर जाऊंगा और ये आपका एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ PKT, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। यस, वो नॉलेज जो इस इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाला है वो पहले आपसे डिस्कस किया जाएगा। अगर आप टीचर हैं तो क्लास में ये एक्सपीरियंस करके देखें। मेरे 26 साल कैरियर में है कि जिन बच्चों को मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं आती, इंशाल्लाह उनको 2-3 दिन मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ और वो बाद में बड़ी अच्छी करनी शुरू कर देते हैं और वही चीज़ फिर इतना लंबा उनको काम नहीं करना पड़ता, औरली वो बनाने शुरू कर देते हैं फैक्टर्स। तो आप भी फैक्टर्स बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट और रिवीजन। अब इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला है इंडेक्स रूल। जो इसमें इस्तेमाल होगा, जो छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं जी, कौन कौन सा इस्तेमाल होगा? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि x इंटू एक्स, जब x x से मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x प्लस इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो कौन सा रूल यहाँ पे इंडेक्स का लग गया? a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। अब इसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए मैं अगर यहाँ आपके पास x इंटू एक्स 3 टाइम्स लिखूँ तो ये x क्यूब बन जाता है। अगर इसी को जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएं, x इंटू एक्स स्क्वायर लिखूँ तो इसकी पावर 1 है और ये 2 है, दैट इज़ पावर 3। अभी तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम होती है
तो बेस एक टाइम में लिखते हैं और उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं, ये वाला रूल लगता है। अब इसी रूल को हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर एक नंबर के ऊपर पावर है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे b की पावर m प्लस n है, तो हम इसको b की पावर m इंटू b की पावर n लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसको हम x इंटू x लिख सकते हैं। ये आ गया इंडेक्स रूल जो इसमें इस्तेमाल होगा। इंडेक्स रूल से आगे आता है फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाना। फैक्टर्स पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं कि फैक्टर होते क्या हैं। बड़ी छोटी सी एग्जांपल से चलते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6। अगर हम अब ये कैसे निकलते हैं, 6 को 2 पर डिवाइड कर दिया 3 आ गया, इसको 3 पर डिवाइड कर दिया 1 आ गया, तो ये इसके 2 फैक्टर बन गए। 2 इंटू 3, 1 ऑलरेडी हर एक का फैक्टर ही होता है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 12 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये तो फैक्टर बन गए एलसीएम वाले मेथड से। अगर क्वेश्चन आपके पास आए ऑल पॉसिबल फैक्टर्स की टर्म इसमें एक इस्तेमाल होगी, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं ये छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इधर दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 144, 36, 84, 68। यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं कि इन 4 क्वेश्चंस में ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करें 144 के, 36 के, 84 के, 68 के। ये मैंने टर्म इसमें यूज़ करनी है, इसलिए मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ जी। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 144। अगर 144 को 1 पर डिवाइड करें तो आंसर 144 आता है। फिर उसके बाद अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो आंसर 72 आता है। अगर इसको हम 3 पर डिवाइड करें, 3 4 ज़ा 12 एंड 8 3 ज़ा 24। अगर हम इसको 4 पर डिवाइड करें तो आपके पास आता है 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24। 5 पर ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका आंसर पॉइंटों में आ जाता है। अगर हम इसको 5 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर पॉइंट्स में आ जाता है। 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। अब इसके साथ जब 0 लगाएंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, 5 8 ज़ा 40। तो आपने जो पॉइंटों में आंसर आ रहा है वो नहीं लेनी वैल्यू। अब इसको 6 पर डिवाइड कर कर देखते हैं। जब हम इसको 6 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 6 2 ज़ा 12, 2 कैरी हो गए एंड 6 4 ज़ा 24 जी। इसको अब 7 पर करके देखें, पॉइंटों में आंसर आएगा। 8 पर करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64।
9 पर करेंगे नहीं होगा, 10 पर करेंगे नहीं होगा, 11 पर करेंगे नहीं होगा। अगर इसको आप 12 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आएगा। जब क्वेश्चन ये हो कि फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, किसी नंबर के सारे पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो आपने उस नंबर को 1, 2, 3 इस तरह डिवाइड करके देखते जाएं, जो उनका आंसर आता जाए उसको इधर लिखते जाएं। आप 144 को 2 पर डिवाइड करके देखें, 2 7 14, अब ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, एंड 2 2 4, तो आपके पास क्या आता है आंसर 72। ये देखें 72 आंसर आ रहा है, तो आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2,17 लिख देना है। मल्टीप्लाई नहीं लिखना, कॉमा लिखना है। जब आपके पास ऐसा नंबर हो, जब उसको आप डिवाइड कर रहे हों और डिवाइड करते जाएं, जब आपके पास नंबर रिपीट हो जाए, यानी एक ही नंबर 2 मरतबा आ जाए, तो आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अब आपके पास जो पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे वो ये ऐसे बनेंगे, इनको इस तरतीब से लिखना शुरू कर दें और यहाँ तक जाएं, और ये जो वैल्यू रिपीट हो रही है इसमें से एक कैंसिल कर दें। तो 144 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स जो बन गए हैं 1 2 3 4 6 8 12 18 24, इसके बाद आएगा 36 48 72। Now I will make the possible factors of 36. That is another example. हर एग्जाम्पल को मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा ताकि आपको पता चलता जाए। अब आप क्या करेंगे, 36 के फैक्टर्स बनाएं। जब इसको आपने 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 36 आ गया। 36 को 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 18 आ जाएगा। 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। 4 पे करेंगे तो आंसर आपके पास 9 आ जाएगा। इसको 5 पे डिवाइड करें तो पॉइंट्स में आता है। 6 पर करें तो 6 आता है। देखिए मैंने यहाँ पर भी बताया था कि जब आपके पास एक ही फैक्टर 2 मरतबा आ जाए तो आपने स्टॉप कर देना है। आपके पास सारे पॉसिबल फैक्टर्स आ जाएंगे। ये लेक्चर उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो पेरेंट्स हैं और आपके छोटे बच्चे हैं और छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, 5th में, 4th में, 3 में। आपको वहाँ पर इन क्वेश्चन से पाला पड़ेगा। ये 3, 4 में बच्चे करके आते हैं। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स एक हमने क्रॉस कर दिया। अब क्या करेंगे कि ये जो जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको हम ये जो एरो को मैंने निशान लगाया इस तरतीब से लिखना शुरू कर देंगे। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 36, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 36, वो आपके पास क्या होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स बन गए हैं। अब अभी 2 एग्जाम्पलें मैंने जो आपको दी हैं, ये वो एग्जाम्पलें हैं जिनके अंदर आपका लास्ट पे फैक्टर रिपीट हो जाता है। ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, तो जहाँ पे रिपीट हो जाता है वहाँ पे स्टॉप कर देना है। ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, जहाँ पे 6 और 6 आ गया, रिपीट हो गया, वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया और एक को क्रॉस लगा दिया। तो ये ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 144 आ गए, ये ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 36 आ गए। जी डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, 144 के हमने फैक्टर बना लिए, 36 के बना लिए। अब ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 84 हम बनाएंगे। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 84 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स
आप क्या करेंगे, 84 को 1 पर डिवाइड किया तो आंसर 84 आ गया। जब आप इसको 2 पर करेंगे तो आपके पास आंसर 42 आ जाएगा। अब 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 24 एंड 8 3 ज़ा 24। जब इसको 4 पर करेंगे डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। जब इसको 5 पर करेंगे पॉइंट्स में आंसर आता है, 6 पर करेंगे 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24। जी 7 पे करें, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी हो जाता है। 8 पर करें, नहीं होता। 9 पर करें, नहीं होता डिवाइड। ना ही ये 10 पर पूरा डिवाइड होता है, ना ही ये 11 पर होता है। जब इसको 12 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आ जाता है। पहले जो दो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, दो के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बनाए हैं, उनमें क्या कंडीशन आई थी कि एंड पर एक ही फैक्टर 2 मरतबा रिपीट हो गया था। यहाँ पर 7 और 12 और 7 2 मरतबा ये पेयर आ गया आपके पास। जब 2 मरतबा पेयर आएगा तो आपने क्या काम करना है, एक पेयर को कैंसिल कर देना है। अब इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे जी। अब इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स जो बनेंगे वो आपने कैसे लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं। 1 से स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42। These are all possible factors of 84. नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। अब हम बनाएंगे all possible factors of 68। जी इसके फैक्टर बनाए ज़रा 68 के। 1 पे डिवाइड किया 68, जब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 34। जब इसको 3 पर डिवाइड करेंगे नहीं होता, फिर इसको 4 पर करके देखें, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो ये 68 बन गया। 5 पर नहीं होता, 6 पर भी नहीं होता, 7 पर करके देखें, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर, 12 पर, 13 पर, 14 पर, ये आपके पास नहीं होगा डिवाइड। आप अगर इसके प्राइम फैक्टर बनाएं 68 के, जी 68 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो ये क्या आते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 8, फिर 2 पे डिवाइड होता है 1 एंड 7 आ गया, फिर 17 पे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये पहले 1 है, 1 को 68, 1 का पेयर बनेगा 68 के साथ, फिर 2 है, 2 का पेयर कैसे बन रहा है 34 के साथ, ये देखें ये 2 है, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है। फिर क्या किया, 4 है, अब देखें इन दो को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 17 आ गया। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, तो इसको जब हम 17 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आता है 4। यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स रिपीट हो गए हैं। जब आपके पास फैक्टर्स रिपीट हो जाएं तो आपने आखिरी फैक्टर को, रिपीट हो गए फैक्टर, एक 4 और 70 पेयर है, दूसरा 17 और 4 पेयर है, तो एक पेयर को आप काट दें, आपके पास फिर ये पॉसिबल फैक्टर्स बन गए। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स बन गए 1 2 4 17 34 एंड 68। तो इसमें जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं उसमें एक तो इंडेक्स रूल का पता होना चाहिए, दूसरा ऑल पॉसिबल फैक्टर्स का पता होना चाहिए। जिस मेथड से मैं काम करवाने जा रहा हूँ उस मेथड के मुताबिक आपको एक ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कैसे बनाते हैं,
दूसरा इंडेक्स रूल क्या होता है। अब तीसरा इसमें जो चीज़ आएगी वो इंडेक्स रूल के साथ है जी, इसलिए मैं इधर ही इसको रिवाइज करवा देता हूँ। वो है छोटे छोटे फैक्टर्स। छोटे छोटे फैक्टर्स वो कैसे हैं, इधर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो अब इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस ये 3x है 3 इंटू एक्स। इन दोनों में से x कॉमन है, जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं। x कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे आपके पास 3 बच गया। तो ये दो फैक्टर आपके पास बने हैं, एक x है दूसरा x प्लस 3 है। अब ये कैसे बने हैं, इसके लिए मैं आपको एक अच्छे तरीके से और मज़ीद रिवाइज करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, छोटी क्लासों में आपने एक और काम किया है अलजबरे का 6 में 7 में। वो क्या काम किया है आपने, उससे छोटी क्लासों में 4 क्लास में आपने क्या काम किया, ब्रैकेट रूल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 5 लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 6। 5 2 ज़ा 10 दैट इज इक्वल टू 16। जैसे 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 5 के साथ किया है, इसी तरीके से आप इधर 2 लिखा हुआ है, इधर x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर। आपने छोटी क्लासों में ये भी काम किया है, 7th क्लास में 6th क्लास में फैक्टर्स बनाना। अब वो फैक्टर्स आप कैसे बनाते रहे हैं कि आपके पास लिखा हुआ है 9x प्लस 3, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 x प्लस 3, तो 3 दोनों में कॉमन आ गया, तो आप क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास इधर 3x बच जाएगा और क्योंकि ये 3 इंटू 1 3 होता है, यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा, तो आप ऐसे कॉमन भी निकाल सकते हैं। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने सीखा था कि अगर आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 25 लिखा हुआ है तो इसमें से हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, 25x है, अब इसमें से फैक्टर कैसे बनाएंगे, ये आता है 5 इंटू एक्स, ये आता है 5 इंटू 5 इंटू एक्स। इसके फैक्टर क्या बनते हैं x इंटू एक्स, 25 के बनते हैं 5 इंटू 5, तो ये 5 इंटू 5 इंटू एक्स आ गया। तो अब इनमें से कॉमन देखें, ये 5x इसमें भी है 5x इसमें भी है, 5x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x और यहाँ पे बचता है 5। इधर भी आप मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं, 3 कॉमन लिया तो आपके पास 1 बच गया। तो ये दो बेसिक रूल हैं जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कुछ प्रीवियस नॉलेज आपने उसको रिवाइज कर लिया है, पीकेटी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट भी आपका हो गया, आपको भी पता है कि कितना आपको आता है या कितना नहीं आता। इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स को अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देखता है तो इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बार बार वीडियो को देखें, आपको अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 4। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिडल टर्म ब्रेकिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 4 किस्म की इक्वेशंस पॉसिबल हैं, 4 टाइप्स की इक्वेशंस
पॉसिबल हैं वो कैसे बन सकती हैं? पहली आपके पास ये बन सकती है ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या बन सकती है? ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन क्या बन सकती है? वो बन सकती है ax² प्लस bx प्लस c जिसमें दोनों प्लस हों, और एक ax² माइनस bx प्लस c। वन, टू, थ्री, 4 4 किस्म की इक्वेशंस बन सकती हैं। ये मैंने बॉक्स में इसलिए लिखी हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन दो तरह से है, यानी एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिडल टर्म ब्रेकिंग डिपेंड्स ऑन द वैल्यू साइन ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट का साइन देखें, दोनों के अंदर नेगेटिव है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिडल टर्म ब्रेकिंग डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट साइन। जो कांस्टेंट के साथ साइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इधर नेगेटिव दिया हुआ है। एक आपको इस तरह की इक्वेशन से पाला पड़ेगा। एक इक्वेशंस वो होंगी जिनमें कांस्टेंट के साथ प्लस आएगा, तो आपने इन इक्वेशंस को दो तरह की इक्वेशनों से आपको पाला पड़ेगा। एक जिसमें कांस्टेंट पॉजिटिव आएगा, नंबर 1 इफ c इज नेगेटिव, इफ c इज नेगेटिव, और दूसरा क्या है? व्हेन c इज पॉजिटिव, जब आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो अभी मैंने जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी नेगेटिव है, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी नेगेटिव है, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी नेगेटिव है, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी नेगेटिव है। ये मैंने 4 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं? वैल्यूज नेगेटिव हैं, लेकिन इनके साथ साइन डिफरेंट हैं। मिडल टर्म के साथ वैल्यूज नेगेटिव हैं, मिडल टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट हैं। आपने देखा होगा कि मैंने 2 ब्लू कलर से लिखी हैं, 2 ग्रीन कलर से लिखी हैं। इसी लेक्चर के अंदर जहां पर मैंने आपको ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बताया था, वहां पर मैंने आपको 2 तरह के फैक्टर्स बनाने सिखाए थे। एक वो जिनके एंड पर फैक्टर्स रिपीट हो जाते हैं, यानी 6 6 आ जाता है, 7 7 आ जाता है, 4 4 आ जाता है, 12 12 आ जाता है, तो आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बन जाएंगे। एक वो वैल्यूज़ हैं जिन पर एंड पर 6 3 आपके पास आ गया था, 17 4 एंड 4 17 तो आपके पास 2 फैक्टर जो हैं वो रिपीट हो गए थे 2 मरतबा। 4 17 भी आ गया था और 17 4 भी आ गया था। तो ये क्वेश्चन 2 इस तरह के हैं और ये 2 इस तरह के हैं जहाँ पे एंड पर वैल्यूज़ रिपीट हो जाती है, यानी 6 6 आ जाता है, 14 14 आ जाता है, एक ही वैल्यू 2 मरतबा आ जाती है। और ये 2 ऐसी हैं जिनमें 2 पेयर एक जैसे आ जाते हैं। तो जब नेगेटिव साइन हो, इफ कांस्टेंट इज नेगेटिव, तो आपने क्या काम करना है? सबसे पहला काम, आप पहली इक्वेशन लिखें। जी हम पहली इक्वेशन को हैंडल करते हैं। x² माइनस x माइनस 20 लिखा हुआ है। अब आप रूल सीख लें। इफ c इज नेगेटिव, जी हेयर व्हाट इज दिस? देखें यहाँ पर c इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ c इज नेगेटिव। आपने विदाउट साइन, पहला स्टेप ये है, मल्टीप्लाई a with c. What is the value of a? Here value of a is 1.
जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता उसके साथ क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 एंड सी इज़ 20। जब आपने यहाँ पे लिखनी है इस रूल को अप्लाई करने के लिए तो आपको साथ साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 20। सेकंड स्टेप, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2, आपने क्या करना है, मेक ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20। मेक ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय सी, यानी ये जो इसका आंसर आया है उसके आपने सारे पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं। मेक ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, बस इतना ही याद रख लें, बाकी आप साथ ऑरल देखते जाएं। 20 है आपके पास आ गया। अब इसके आपने क्या करना है, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं जी। अभी मैं इधर इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बनाने लगा हूं। तो इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर 20 के क्या बनते हैं, 1 पे डिवाइड किया 20 आ गया, 2 पर डिवाइड किया 10 आ गया, 3 पे नहीं होता, 4 पे किया तो 5 आ गया, 5 पे किया तो 4 आ गया। जब मैंने पॉसिबल फैक्टर्स बनाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब पेयर रिपीट हो जाए तो आपने नेक्स्ट एंड वाला पेयर काट देना है। स्टेप 2 हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपके पास है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 को मैं और कलर से लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। अगर टीचर्स सुन रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। कलर स्कीम से आप बच्चों को सिखाएं तो वो बहुत अच्छा सीखते हैं जी। इसको मैं और कलर से इसलिए लिखने लगा हूं क्योंकि थर्ड स्टेप पर आकर जब आपका कांस्टेंट नेगेटिव हो तो वहाँ पे आकर फ़र्क पड़ता है जी। हाँ, इसलिए मैंने थर्ड स्टेप को और कलर से लिखने लगा हूँ। यहाँ पे आकर सेकंड मेथड में जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी मुनासबत से मैं ब्लैक कलर से ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आकर फ़र्क पड़ेगा, बल्कि इसको और कलर से ही लिखता हूँ जी। स्टेप थर्ड आपका क्या होगा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स, फैक्टर्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें, फैक्टर्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें जी। हाँ, इधर मैंने ग्रीन से लिखा है, इधर भी मैं ग्रीन से इसका ऑपरेशन करने लगा हूं। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या चेक करना है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 1। कोफिशिएंट क्या होता है, जब आपने इधर x की पावर n लिखा है तो ये आपके पास कोफिशिएंट है जो आपकी बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी। दैट इज द कोफिशिएंट। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 किस पेयर में आ रहा है, गौर से देखें ज़रा, इस पेयर में आ रहा है। इस पेयर को बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने के बाद देखें, इफ हेयर इज अ नेगेटिव साइन, इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन, स्टेप 4, स्टेप नंबर 4, जी स्टूडेंट्स, जब आपके पास कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन हो, पॉसिबल फैक्टर्स बनाने के बाद इनका डिफरेंस निकाल लें और डिफरेंस फाइंड करने के बाद आपने ये काम करना है कि दरमियान वाली वैल्यू बड़े के साथ लगानी है, जो दरमियान वाली वैल्यू है आपके x कोफिशिएंट के साथ, b के साथ जो साइन है, सॉरी b के साथ जो साइन है, जो दरमियान वाले वैल्यू के दरमियान साथ साइन है वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगानी है और छोटी वैल्यू के साथ अपोजिट लगाना है।
व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? तो स्टेप 4 ये बन गया, यूज मिडल साइन। मिडल साइन कह लें या आप साइन ऑफ कांस्टेंट b का कह लें, विद ग्रेटर वैल्यू एंड opposite sign with smaller value and opposite sign with other, और दूसरी के साथ opposite sign इस्तेमाल कर लें। फिर सुन लें, फैक्टर्स का डिफरेंस निकाल लिया। अब आपने देखा कि ये मैच किसके साथ कर रहा है, आपकी ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इस पेयर के साथ आ रही है। उसको आपने बॉक्स कर लिया। बॉक्स करने के बाद दरमियान वाला साइन आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगा देना है और छोटी के साथ अपोजिट साइन लगा देना है, और इनके साथ आप x भी लिख दें, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके साथ भी x लगा दें और इसके साथ भी x लगा दें। तो ये आपके पॉसिबल फैक्टर्स बन गए जी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें मिडल टर्म ब्रेकिंग में हमने करना क्या होता है कि इस मिडल टर्म को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके पास इन दो वैल्यूज़ को ऐड करने से, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करने से आपके पास मिडल वाली वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से इन दो का आपके पास मल्टीप्लिकेशन आए। अब देखें इन दो को हम ऐड करें -1x बनता है, अगर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनती है। ये पूरी वैल्यू को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 20x² बनता है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 4x को, इधर देखें प्लस 4x माइनस 5x, इनको आपस में ऐड करें तो -x बन रहा है। अगर हम 4x को मल्टीप्लाई करते हैं -5x से तो ये आपके पास -20x² बन रहा है। और हमने फैक्टर ही इसी तरीके से बनाने होते हैं कि हमारे पास इन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाए और दरमियान वाले की एडिशन आ जाए। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए, और फैक्टर बनने के बाद जब आप उनको कॉमन लेंगे तो वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने फैक्टर ठीक बनाए हैं या कि नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे बच गया x प्लस 4। इन दोनों में नेगेटिव भी कॉमन है और ये दोनों 5 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बन गया x प्लस 4। x प्लस 4 दोनों के अंदर है, इसको कॉमन निकाल लें। अब देखिए ये दो की मल्टीप्लिकेशन है, ये इन दो की मल्टीप्लिकेशन है, तो x प्लस 4 दोनों में मौजूद है। x प्लस 4 बाहर कॉमन निकाल लिया तो आपके पास बच गया x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच गया x, 4 को उस साइड पे ले जाएं, -4 आ गया। यहाँ पे आप 5 को उधर ले जाएं तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा जी, -4 और 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है 17x² प्लस 32x माइनस 4। यहाँ पे आप देखें दोबारा फिर कांस्टेंट आपका नेगेटिव आ गया है। इफ c इज नेगेटिव, इफ c इज नेगेटिव, अच्छा ये काम दोनों में करना है। चलें आप इसी को याद रखें, इफ c इज नेगेटिव मल्टीप्लाई a विद c। जी a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, a क्या है 17 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया, विदाउट साइन मल्टीप्लाई करना है 68 आ गया।
अब 68 के क्या करने हैं, मेक ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, इसके हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 34 आता है, और फिर ये 4 पर डिवाइड आएगा तो 17 आता है। इसको डिवाइड करते जाएं दोबारा। फिर अभी मैंने आपको इसमें समझा चुका हूँ कि कैसे आपके पास इसके फैक्टर बनते हैं। जब फैक्टर रिपीट हो रहे हों एंड वाले को काट दें। अब इसमें क्या करना है, जब c नेगेटिव हो, थर्ड पार्ट 2 स्टेप हमने कर लिए हैं। तीसरा स्टेप, फाइंड डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स, कब, व्हेन c इज नेगेटिव। जी, जब c नेगेटिव है तो हमने क्या करना है, इसके इनको डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का डिफरेंस देखें क्या आता है, 67, 32, यहाँ पे आ गया 13। देखें ये मिडल वाली वैल्यू क्या है, 32। किस पेयर में आ रहा है 32, इसमें आ रहा है। इसको मैंने यूं करके बॉक्स कर दिया। क्या करना है, यूज मिडल साइन विद ग्रेटर वैल्यू एंड अपोजिट साइन विद अदर। मिडल के साथ साइन कौन सा है जी, यहाँ पे मिडल के साथ साइन देखें क्या है, प्लस है। इस प्लस को आपने बड़ी वैल्यू के साथ इस्तेमाल करना है, छोटी के साथ अपोजिट साइन इस्तेमाल करना है। इधर भी x लगा दें, इधर भी x लगा दें। ये 2 आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं। इस मेथड से मैंने अपनी 26 साल कैरियर में देखा है कि जिन बच्चों को, अब हाफ़िज़ कुरान बच्चे जो होते हैं वो ज़हीन तो बहुत होते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, उनका बेसिक अलजबरा भी वीक होता है। तो उनकी बेस बनाने के बाद जब यहाँ पर हम आते हैं तो ये वाला अगर उनको मैंने काम करवा के देखा है तो 0% एरर रह जाता है उन बच्चों में। 99% बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन सवालों में कभी भी गलती नहीं करते। तो मैं आपको वही मेथड्स करवा रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल लें, आपके पास आ गया 17x - 2। इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो ये आता है 2 कॉमन आता है, 17x - 2 बच गया क्योंकि ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। इन दोनों में देखें 17x - 2, 17x - 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 17x - 2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब आपके पास बचेगा x + 2 = 0, दैट इज इक्वल टू 17x - 2 = 0। ये फैक्टर भी इक्वल टू 0 होगा या और ये फैक्टर भी इक्वल टू 0 होगा। 17x = 2 आ गया, x = 2/17 आ गया। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही हो उधर जाकर डिवाइड हो जाती है। x = -2, इधर प्लस हो रही है उधर जाकर माइनस हो गई। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट क्रिएट हो गया है वो क्या बना, 2/17, -2। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर एक मिस्टेक करते हैं सॉल्यूशन सेट लिखते हुए। ये बड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से 1 नंबर बच्चों का कट जाता है। ये पॉइंट बड़ी नोट करने वाली है। वो इसको 2/17, -2 लिखकर आदत बना लेते हैं छोटी ब्रैकेट लगाने की। अगर आप इसको छोटी ब्रैकेट लगाते हैं तो एक्चुअली आपने ये काम कर दिया है, x, y। भाई इसमें 2 वेरिएबल नहीं इस्तेमाल हुए, इसमें सिंगल वेरिएबल है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर नहीं लिखना है, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसको आपने ऑर्डर पेयर की शक्ल में नहीं लिखना, इस सूरत में नहीं आएगा। अगर आपने ये ब्रैकेट लगा दी तो आपका 1 नंबर एग्ज़ाम में कट जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी आप मेरे साथ देखें, यहाँ पे एक आप छोटी सी और चीज़ आपको हैंडल करनी पड़ेगी। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन 3 लिखा है। ये पहले 2 हमने क्वेश्चन किए हैं जिनके अंदर फैक्टर्स के अंदर एंड पर जो वैल्यू हमारे पास आती है वो एक जैसे वो पेयर बन जाते हैं, तो हम एक पेयर को क्रॉस कर देते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं इन 2 क्वेश्चंस के अंदर जिसके अंदर
पॉसिबल फैक्टर्स जब बनाते हैं तो एक ही वैल्यू 2 मरतबा रिपीट हो जाती है, तो हमने वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये 12 है, ये 70 है, ये 12 है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई इक्वेशन हो जिसके अंदर वो तीनों वैल्यूज़ एक ही नंबर पर डिवाइड हो रही होती हैं, तो आपने पहले उसको डिवाइड कर देना है। ये 12 है, 2 पर डिवाइड होता है, 70 भी 2 पर डिवाइड होता है और 12 भी 2 पर डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 12y², इसको भी 2 पर डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 पर डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 पर डिवाइड कर देंगे। 0 को भी 2 पर डिवाइड कर दें, 0 ही रहता है। तो थ्रू आउट हमने 2 पर डिवाइड कर दिया। 6y² माइनस 35y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बच गया आपके पास। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास a को क्या करना है, c के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 × 6 विच इज़ इक्वल टू 36। 36 के हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बना लिए। वो क्या बनाएंगे, 1 पर डिवाइड किया 36 आ गया, 2 पर डिवाइड किया तो 18 आ गया, 3 पर डिवाइड किया तो 12 आ गया। अगर इसको 4 पर डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 5 पे डिवाइड नहीं होता, 6 पे डिवाइड होता है। 6 6 36। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके पास आ गया 6 6 पहले ऑर्डर पे रिपीट हो रहे थे, जैसे 4 × 17 और 17 × 4 आ गया था, तो हम वहाँ पे स्टॉप करके लास्ट वाला काट दिया था। फिर एक हमने वो वाला क्वेश्चन किया था, जैसे 4 × 5 आ रहा था और 5 × 4 आ रहा था, तो हमने एक फैक्टर को एंड से क्रॉस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, जहाँ पे एंड पर एक ही वैल्यू 2 मरतबा रिपीट हो रही है, 6 6। जब आपके पास c नेगेटिव हो तो आपने क्या करना होता है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स। फाइंड डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स के दरमियान हमने डिफरेंस निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 35 16। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 बचेंगे। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, इधर आपके पास 0 आएगा। अब आपके पास ये देखें, ये आपके पास एक बॉक्स बन गया, ये वैल्यू मिडल में प्रेजेंट है, सॉरी ये वाली नहीं, आपके पास ये वाली वैल्यू प्रेजेंट है, ये वाली। जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पहली मर्तबा ऐसे बच्चे जो बहुत वीक हैं वो पूरे फैक्टर बनाएं। पूरे फैक्टर बनाने के बाद उसका काम कर देखें कि ये मिडल वाली वैल्यू कहाँ पे बन रही है। तो जहाँ पे मिडल वाली वैल्यू बन रही है उसको बॉक्स कर दें। वही काम करें दोबारा कि आपने मिडल साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है, चौथा रूल जो है इसमें, और अपोजिट वैल्यू के साथ आपने अपोजिट साइन लगा देना है दूसरी वैल्यू के साथ, और x दोनों के साथ अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे सॉरी y वेरिएबल अप्लाई हो रहा है, तो आप y वेरिएबल दोनों के साथ अप्लाई कर दें। इसके साथ भी y लगा दें, इसके साथ भी y लगा दें। तो ये आपके पास बन गया 6y² प्लस 1y है, तो प्लस 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस 36y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। ये इनिशियल स्टूडेंट्स जो अभी स्टार्ट पे हैं वो अगर 1 लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कंफ्यूज हों तो फिर बेशक ना 1 लिखें। इन दोनों में से y कॉमन निकाल लें तो आपके पास बचता है 6y प्लस 1। ये दोनों 6 पर डिवाइड होते हैं, साथ नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव भी कॉमन आ गया, तो आपके पास ये बचता है 6y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों के अंदर जो पेयर हैं वो है 6y प्लस 1, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। पेयर कॉमन निकाल लिया, इधर y बच गया, इधर माइनस 6 बच गया। 6y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपके पास यहाँ पे आ गया 6y प्लस 6y इज़ इक्वल टू माइनस 1। 1 को उस साइड पे ले जाएंगे, y इज़ इक्वल टू माइनस 1/6। एक ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ से 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं,
y की वैल्यू 6 आ गई, सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया -1/6, जी ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ये फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ये आपने खुद करना है। कैसे? 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 ही आता है, 36 के आप इसी तरह से फैक्टर बना लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन हल करने के लिए आपके पास ये देखें, ये ऑर्डर पेयर बन रहा है, ये ऑर्डर पेयर इस क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन x² + 4x - 9x - 36। जब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो इसके ये वाले बनेंगे। अभी मैं आपको इसके मुतलका जो हैं, अब आपने काम क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है। और इसके अंदर मैं अभी बोर्ड के ऊपर एक एक्सरसाइज पूरी लिख दूंगा क्वेश्चंस की, वो आपने एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करनी है। अभी आपको मैं क्वेश्चंस लिख कर देता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने पूरा लेक्चर किया है उसके हवाले से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए हैं फॉर प्रैक्टिस। ये टोटल मैंने 30 क्वेश्चन लिखे हैं। एंड यू नो ये सारे 30 क्वेश्चंस मैंने चैप्टर नंबर 1 मैथ की बुक चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में से निकाले हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी एग्जाम्पल के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर जहाँ कहीं आपको इन क्वेश्चंस के साथ मिडल टर्म ब्रेकिंग हैंडल करने का मौका मिलेगा, और वहाँ पर इन क्वेश्चंस की आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहले नंबर पर तो ये एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। इसी तरीके से 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका थर्ड पार्ट ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है, और ये वाला क्वेश्चन जो है 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 है। तो हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पार्ट कर लिए हैं, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट ये 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जबकि ये 2 मैं करवा चुका हूँ। और इन क्वेश्चंस में से मैं 1-2 पार्ट आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ये भी करवा चुका हूँ, ये भी करवा चुका हूँ। अब ये देखें इस क्वेश्चन के साथ आपका पाला कहाँ पे पड़ेगा। 1.3 में हमें उसकी कुछ फॉर्म बनानी पड़ती है, कुछ फॉर्म बनाने के बाद हमें फिर मिडल टर्म ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो 1.3 के 11 क्वेश्चन में ये फॉर्म बनेगी, 1.3 के 15 क्वेश्चन में एक ये फॉर्म आएगी, एक ये फॉर्म आएगी, 1.3 के 16 क्वेश्चन में एक ये फॉर्म आएगी, एक ये फॉर्म आएगी। ये सारे क्वेश्चन ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं ये एग्जाम्पल्स में से हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इन सारे क्वेश्चंस की अभी से प्रैक्टिस कर लें ताकि मिडल टर्म ब्रेकिंग पर आपका होल्ड हो जाए। जब आप उन एक्सरसाइजेज पर जाएं तो आपको फ़ौरन समझ आ जाए। अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक तारीख रकम करेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर भी आपको बता देता हूँ। छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर देख लें, मामूली सा 2 मिनट का। जी, जो बंदा मेहनत करता है, जिस बंदे ने मेहनत कर ली वो मेहनत में अज़मत है, और जब मेहनत में अज़मत है तो आप एक तारीख़ रकम करते हैं, आप एक तारीख़ रकम करते हैं। ये बनता है ते अलिफ ता रे ये और खे, तारीख़ रकम करते हैं। जब आप मेहनत नहीं करते तो फिर
आप हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मेहनत नहीं करेंगे किसी भी काम में तो हमें फिर हाथ फैलाना पड़ेगा, जिसे खैरात कहते हैं। और यही मेहनत ना करने की वजह ये अल्फाज उल्टे हो जाएंगे। खे, ये, रे, अलिफ और ते। यानी अगर आप मेहनत करते हैं तो तारीख रकम करेंगे, तारीख के हिज्जे ये हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप इन्हीं हिज्जों को उल्टा कर देंगे, फिर सारी उम्र हाथ फैलाना पड़ता है। मेहनत कीजिए, हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी इस चैनल पर लेकर आएँ ताकि सबका फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह।